किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 14 मार्च और 14 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर भी ऐड किया है। दोस्तों, जीके बूस्टर से आपको क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, आपका करंट अफेयर तो क्लियर हो ही रहा है। जीके बूस्टर से आपको फ़ायदा ये होगा कि जनरल नॉलेज का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं, जो कि हर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने क्या टॉपिक लिया है? आज का टॉपिक है दोस्तों इंडियन माउंटेन्स और स्टेट्स। तो हम इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते आज के करंट अफेयर्स थे। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। आइए इसके बारे में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, क्या नाम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का? एम.के. स्टालिन। आपको ध्यान रखनी है ये बातें। 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। देश के अग्रणी उर्वरक निर्माता सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में 150.4 करोड़ रुपए की लागत से फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत की स्थापित की है। तो दोस्तों, यह अत्याधुनिक प्रोटीन और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थायी आधार पर ऊर्जा उत्पादन को अनुकूलित करने हेतु स्थापित किया गया, और यह परियोजना अत्याधुनिक हरित एवं सतत प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए समूह की ESG रणनीति के अनुरूप है। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर में। ग्वालियर इसमें इसका आंसर होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 मार्च 2022 को ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया है। दोस्तों, इस स्कूल में ड्रोन नियंत्रण एवं तकनीकी का परीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? इसका उद्देश्य होगा युवाओं को ड्रोन तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने से है। ग्वालियर सहित इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर, भोपाल और सतना में इसे स्थापित किया जाएगा। इस तकनीकी का उपयोग दोस्तों अपना मूल्यांकन, भूमि संरक्षण तथा कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव में भी किया जाएगा। इस तकनीकी के स्वामित्व योजना के भू सर्वेक्षण एवं मापन में उपयोग की सहायता ली जाएगी। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? दोस्तों, इसका आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, हंगरी की। दोस्तों, हंगरी की सांसद ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सत्तारूढ़ प्राइडस पार्टी की सांसद कैटलिन नोवाक को चुना है। दोस्तों, यह वर्तमान राष्ट्रपति जोनास एंडर से यह पद लेंगी। दोस्तों, यहाँ के PM कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबानो। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, यूरोप के कुछ प्रमुख देश, राजधानी और उसकी मुद्रा के बारे में आपको बताते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये भी हंगरी भी एक यूरोपियन देश है, ठीक है ना। दोस्तों, सबसे पहले है अल्बानिया। अल्बानिया की बात करें दोस्तों, तो अल्बानिया की राजधानी है तिराना, और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? यहाँ की मुद्रा है लेक। तो ये आपको ध्यान रखना। इटली की दोस्तों राजधानी रोम है, और यूरो वहाँ की मुद्रा है। यूरो मुद्रा ध्यान रखना है, इटली की है। ऑस्ट्रिया दोस्तों, ऑस्ट्रिया भी दोस्तों वियना है, राजधानी क्या है? वियना, और मुद्रा यूरो है। और अगर हम बात करें दोस्तों चेक गणराज्य की, चेक गणराज्य दोस्तों प्राग, क्या है? प्राग इसकी राजधानी है, और चेक क्रोना यहाँ की करेंसी है, ठीक है ना। चेक क्रोना को ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों जर्मनी की, जर्मनी दोस्तों राजधानी तो आपको सभी को पता होनी चाहिए, बर्लिन है। क्या है राजधानी? बर्लिन है, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगर हम बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी है दोस्तों कोपेनहेगन। कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी, और डेनिश क्रोन मुद्रा है, डेनिश क्रोन। क्या मुद्रा है? डेनिश क्रोन मुद्रा
है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे जी बने हैं। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों अजय भूषण पांडे जी अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? अशोक कुमार गुप्ता का। अच्छा दोस्तों, NFRA जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण हिंदी में। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2018 को। तो इसकी स्थापना हाल ही 3-4 साल पहले हुई है, ये ध्यान रखना आपको। तो पाँचवें की बात करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हम आपको कुछ और प्रमुख नियुक्तियों के बारे में, क्योंकि प्रश्न कैसा आया है, नियुक्ति से संबंधित आया है, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं वायुसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं। तो ध्यान रखना है, श्री कुमार प्रभाकरन है। क्या नाम इनका? श्री कुमार प्रभाकरन इनका नाम है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नाक की जो कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष बने हैं, तो कौन बने? इनका नाम क्या है दोस्तों? तो भूषण पटवर्धन। क्या नाम है? भूषण पटवर्धन, आपको ध्यान रखना है। वहीं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम ध्यान रखें, माधवी पुरी बुच। ठीक। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने हैं, तो चेतन घाटे बने हैं। क्या नाम इनका? चेतन घाटे इनका क्या नाम है? आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक बने हैं। वहीं भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं चन्नीरा बंसी पोनप्पा। तो इनको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम पाँचवें प्रश्न की ओर। और पाँचवा प्रश्न क्या है दोस्तों कि ICC जो महिला वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? तो दोस्तों इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी झूलन गोस्वामी, जो कि भारत से हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने 39 विकेट लिए, जो कि सर्वाधिक वर्ल्ड कप में विकेटों की संख्या है। आइए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। अपने कैरियर का 5वां विश्व कप खेल रही भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों विकेट कीपर कटी मार्टिन को आउट करके ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। झूलन गोस्वामी ने अब तक दोस्तों 39 विकेट लिए हैं। दोस्तों आया है प्रश्न किससे संबंधित है? तो खेल से संबंधित। तो दोस्तों आइए खेल से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों पहले बताइए आप, ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? अभी हाल ही में रैंकिंग जारी हुई दोस्तों, और इसमें ऑलराउंडर की श्रेणी में रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अभी हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 175 रनों की शानदार पारी और 9 विकेट चटके हैं, तो रविंद्र जडेजा को ऑलराउंडर की श्रेणी में पहले नंबर पर रैंकिंग में बन गए हैं। वहीं दूसरा प्रश्न दोस्तों कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है मिताली राज, जो कि भारतीय टीम की वर्तमान कैप्टन भी हैं। ठीक दोस्तों, वहीं BCCI ने टाटा IPL 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर के रूप में बनाया है? तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, रुपे को। किसको बनाया है? रुपे को बनाया है। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है IPL टीम पंजाब किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, IPL टीम के पंजाब कप्तान बन गए हैं, उनका नाम है मयंक अग्रवाल। क्या नाम है? मयंक अग्रवाल। वहीं यहाँ एक और प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि RCB के जो पहले कप्तानी करते थे विराट कोहली, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान को भी नियुक्त किया गया है, और वो होंगे दक्षिण अफ्रीकी फाफ डू प्लेसिस। क्या नाम है इनका? फाफ डू प्लेसिस। आपको ये भी ध्यान रखनी है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में बता दें आपको दोस्तों। अगर आपको एक और प्रश्न के बारे में बताते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है स्कॉच ग्रुप द्वारा जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा शीर्ष स्थान पर राज्य रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश स्कॉच ग्रुप के द्वारा जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। दोस्तों ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब ये इसमें श्रेणी में दूसरे नंबर, पहले नंबर पर आया है। पिछली बार भी इसकी रैंकिंग नंबर 1 पर थी। दोस्तों आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। स्कॉच जो स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्टिंग एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और नगर पालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है। आंध्र प्रदेश लगातार दोस्तों दूसरे साल पहले नंबर पर बरकरार रहा। दोस्तों पहले कौन कौन से राज्य हैं? 3 टॉप 3 उनकी बात करें तो पहले नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आता है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों प्रश्न किससे संबंधित है? रिपोर्टों से संबंधित है। तो दोस्तों आइए हम आपको प्रमुख रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इसका आंसर आपको ध्यान रखना है कि भारत 120वें नंबर पर रहा है। ठीक दोस्तों, अगला क्या है? नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो ध्यान रखना, नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी की जाती है द वेल्थ रिपोर्ट। तो दोस्तों भारत रहा है तीसरे नंबर पर, थर्ड पोजीशन पर भारत रहा है। वहीं दोस्तों अगला है हुरून इंडिया वेल्थ के द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति जो परिवार है दोस्तों, उनकी संख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? दोस्तों 11% वृद्धि हुई है। ये आपको ध्यान रखने हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्टें हैं। वही दोस्तों अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो सौभाग्य योजना जो सौर विद्युतीकरण योजना है, उसके तहत भारत में किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिए। दोस्तों वहीं अगर हम बात करें वैश्विक बौद्ध उद्यमिता मॉनिटर की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चौथे नंबर पर रहा। किस स्थान पर? फोर्थ पोजीशन पर भारत रहा है। तो दोस्तों ये अभी तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने जीके बूस्टर की ओर, और आज का जीके बूस्टर में क्या बताया था? इंडियन माउंटेन्स और स्टेट्स, उनके राज्य। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काराकोरम और कैलाश श्रेणी की। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों भारत और चीन पर स्थित है। वहीं माउंट एवरेस्ट की बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है 8848 और यह नेपाल में स्थित है। लद्दाख की दोस्तों, लद्दाख जो है कहाँ है? तो लद्दाख दोस्तों भारत जम्मू कश्मीर पर स्थित है। वहीं जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल की बात करें दोस्तों तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागा पर्वत की बात करें दोस्तों तो ये भी जम्मू कश्मीर, इसकी ऊंचाई आप ध्यान रखिएगा 8126 है। और कामेट पर्वत 7756 मीटर जो कि उत्तरांचल में है। नंदा देवी की बात करें दोस्तों तो ये 7817 मीटर है और उत्तरांचल, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। धौलगिरी की बात करें दोस्तों तो 8172 हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और गुरु शिखर दोस्तों ये 1722 है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अरावली की पहाड़ियों में अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें खासी जयंतिया गारो पहाड़ियाँ, ये कहाँ है? तो दोस्तों ये असम मेघालय में स्थित है। नागा पहाड़ी की बात करें तो नागालैंड में है। अरावली श्रेणी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में है। अरावली श्रेणी गुजरात से लेकर के कहाँ तक फैली हुई है? तो दिल्ली। और इसी की सर्वोच्च चोटी हमने क्या बताई? तो गुरु शिखर को बताया था। वहीं माउंट आबू की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है? ये भी माउंट आबू भी राजस्थान में स्थित है। विंध्याचल श्रेणी दोस्तों, विंध्याचल श्रेणी है मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों ये दो भागों में कहाँ से बढ़ती है? तो एक कैमूर और भांडेर श्रेणी, तो दमोह से ये अलग होती है। वहीं सतपुड़ा पहाड़ी दोस्तों बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ी धूपगढ़ जिसकी सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी मध्य प्रदेश में है। मैकाल की पहाड़ी दोस्तों ये भी अमरकंटक में स्थित है। राजमहल पहाड़ी दोस्तों झारखंड में है। सतमाला की पहाड़ी दोस्तों महाराष्ट्र में है। अजंता की श्रेणियां हैं महाराष्ट्र में। महेंद्रगिरी पहाड़ी है दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों। और आपको बता दें महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है यहीं से शायद कृष्णा नदी का भी उद्गम होता है दोस्तों, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है। नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों तमिलनाडु में है। और अन्नामलाई की दोस्तों, अन्नामलाई की आपको एक और ध्यान रखना है, अन्नामलाई है पहाड़ी तमिलनाडु। और छोटा नागपुर पठार दोस्तों ये कहाँ है? तो ये झारखंड में स्थित है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रमुख माउंटेन्स और उसके कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में हमने बताया। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं कल।